2015, 16, 17 3 साल भी मैंने जॉब किया। तो मैं अपने स्कूल में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मेरा तो लगभग 8 साल हो गया था मेरे को तैयारी करते, 7-8 साल हो गया था। और कॉलेज जब करना ही है मुझे तो जॉब करते करते ही करूं, तो इसलिए मैंने वहीं से जॉब भी करना स्टार्ट किया और जॉब के साथ कॉलेज भी अपना कंप्लीट किया। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे बट नहीं जानते कि कितना टाइम लगेगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और ये एग्जाम आपके लिए है भी या नहीं, तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से बात करके सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट। तो जल्दी से मैसेज करें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और अपने स्लॉट्स को बुक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी के टॉपर्स। आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है और स्ट्रगल की मिसाल है। कैसे आप लगातार इतने सारे अटेम्प्ट्स के साथ तैयारी करते रहते हैं, मल्टीपल फेलियर्स मिलते हैं, उसके बाद भी खड़े होकर आज फाइनली सर एक ऑफिसर हैं। सर का नाम है सर्वेश पटेल। उन्होंने सीजीपीएससी 2022 में रैंक 66 लाया और करेंटली सर नायब तहसीलदार हैं। तो आज हम उनसे उनकी पूरी जर्नी जानेंगे। आप लोगों को बहुत कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है एंड कई ऐसे लोग होते हैं ना, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको ये लगता है कि मेरे ही साथ मुसीबत आ रही है, मेरा ही नहीं निकल रहा है, 1 प्री नहीं हुआ, 2 प्री नहीं हुआ क्लियर। और यहाँ पर आप हैं, कितने सारे अटेम्प्ट्स होने के बाद भी आप लगे रहे और फाइनली आपका एग्ज़ाम निकला। इस पूरी जर्नी को आपको आज हमारे साथ शेयर करना है। जी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस मंच के माध्यम से मुझे स्टूडेंट के समक्ष अपने बारे में बताने का मौका दिया, तो थैंक्स। मेरा नाम सर्वेश पटेल है। मैं बलरामपुर ज़िले से हूँ। वार्ड नगर तहसील के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है शिवरी, वहीं का रहने वाला हूँ। और मेरा जो कॉलेज हुआ है, प्रारंभिक पढ़ाई तो मेरी वहीं बत्ती कला मतलब प्राथमिक शाला गवर्नमेंट स्कूल था, वहीं से हुआ है। उसके बाद कॉलेज मेरा अंबिकापुर से हुआ, पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। 2013-14 में मैंने कंप्लीट किया अपना कॉलेज और उसके पश्चात 2015 से मैं ये पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ कंटिन्यूस। मतलब आप 15 से तैयारी करते हुए अभी 22-23 8 साल करीब लगा। एक्चुअली क्या है कि मेरे को समय थोड़ा ज़्यादा लग गया और मेरा संघर्ष भी थोड़ा बहुत ही मतलब अलग था। 2010 में जैसे मैं कॉलेज मतलब 2011 में कॉलेज मैंने एडमिशन लिया, तब से ही मैं लगातार जॉब करते आ रहा हूँ और जॉब के साथ ही अपना तैयारी करता रहा। जॉब के साथ कॉलेज भी मैंने जॉब के साथ किया। 2015, 16, 17 3 साल भी मैंने जॉब किया। 2018 के बाद से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। 2018, 19, 20 ये 3 साल मैंने लगातार पीएससी का ही प्रिपरेशन किया। 21-22 में मैं एक कोचिंग संस्थान से भी जुड़ा, चंद्रा एकेडमी बिलासपुर से, और वहीं मैं एज अ फैकल्टी मतलब जॉब कर रहा था। और अभी भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं के साथ जुड़ते हुए 2022 में मैं 66वां रैंक ला के नायब तहसीलदार बना। कैसे आपने सोचा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी, पर उससे पहले ये बताइए कि आप किस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं शुरू से? मतलब बहुत अच्छे थे या आपने मतलब धीरे से ग्रोथ लिया? मैं शुरू से बोलूँ तो अच्छा था पढ़ाई में। मतलब यदि मेरा आकलन एक स्कूल के स्तर पे किया जाए तो अपने स्कूल के स्तर पे मैं हमेशा टॉपर रहा। और 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं लगभग सभी में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में एक होता था कि 2011 में 11th क्लास में जो भी टॉप करता था, हमारे यहाँ एक नियम था स्कूल में, उसको छात्र संघ का अध्यक्ष बना दिया जाता था। अच्छा। तो मैं अपने स्कूल में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। जी। फिर कैसे आपने मतलब ये सोचा? पहले तो ये बताइए कि इतने कम उम्र में
और इतने कम समय में जैसे आप कॉलेज ही पहुँचे, आपने कैसे जॉब करना स्टार्ट कर दिया? क्यों ऐसा आपको थॉट आया? एक्चुअली थॉट जैसा तो कुछ था नहीं, मजबूरी थी। फैमिली में थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था, तो मैंने सोचा कि अब कॉलेज जब करना ही है मुझे, तो जॉब करते करते ही करूं। तो इसलिए मैंने वहीं से जॉब भी करना स्टार्ट किया और जॉब के साथ कॉलेज भी अपना कंप्लीट किया। 2013-14 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि ना कई लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं कि मेरे को इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मुझे आप लोगों के जैसे फैसिलिटीज़ नहीं मिले, इसलिए शायद मैं आज ऑफिसर नहीं बन पाया। हाँ। तो आप ये कह सकते हैं उन लोगों को कि भाई आपको अपने लिए मेहनत करनी है, आपको अपने लिए रास्ते बनाने हैं। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि अवसर मिलता सभी को है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट सभी नहीं कर पाते। तो जो भी इस फील्ड वाले हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की, जरूरी नहीं कि पीएससी की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और जो मेरी बातों को सुन रहे होंगे अभी, उनको मैं कहना चाहूँगा कि हर बार परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। विषम परिस्थितियों में भी लड़कर अगर आप किसी भी परीक्षा में सफल होते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी। फिर कैसे आया आपको थॉट कि पीएससी की तैयारी करेंगे? मैं 2015 में जब मैं यहाँ आया था, बिलासपुर में आया था 2015 में, तो स्टार्टिंग में मुझे पीएससी के बारे में नहीं पता था। जब यहाँ आया तो गांव में उस समय पटवारी और आरआई को हम लोग जब बस जानते थे, तो मैं ये सोच के आया था कि मैं पटवारी का तैयारी करूँगा और उसी में सेलेक्ट होकर वापस आ जाऊँगा। घर में बोल के भी आया था कि मैं 1 साल में जा रहा हूँ, 1 साल में पटवारी की तैयारी करूँगा और पटवारी बन के वापस आ जाऊँगा। तो मेरे दादाजी ने कहा था कि 3 साल हो गए थे, तो कहा 1 साल में तुम बोले थे कि आ जाऊँगा तैयारी करके, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तुम्हारा तो किसी में जॉब भी नहीं लग पा रहा है। तो मैं उनकी बातों से थोड़ा हताश तो होता था कि मैंने बोल तो दिया था पर यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो अब मुझे कुछ करना ही है। उसके बाद क्या हुआ, 2015-16 में यहाँ रहते रहते मैं, मतलब बिलासपुर में रहते रहते ही देखा कि यहाँ पे पीएससी का क्या मतलब माहौल है। मेरा एक उस समय मित्र था, आकाशदीप पात्रे सर हैं, वो सेलेक्ट हुए, 2015 में ही सेलेक्ट हुए और मेरे सामने ही सेलेक्ट हुए। तो मुझे समझ में आया कि पीएससी क्या होता है। और साथ में जैसे हमारे रूममेट्स थे, वो लोग भी पीएससी का ही तैयारी कर रहे थे, तो वो लोग भी प्री निकालते थे, मेंस निकालते थे। उस समय क्या था कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि डिसाइडिंग पॉइंट था कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। और मेरा मैथ्स सही कहूँ तो वीक था, उतना अच्छा नहीं था। इसका उदाहरण ये है कि 2017 में मतलब मेरे फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब जो कट ऑफ पॉइंट्स था उससे मैं आगे मतलब ऊपर था, लेकिन मैं सीसेट में फेल हो गया। 2018 से क्या किया कि सेकेंड पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया। उसके बाद से मेरा 2018 में ही मतलब फर्स्ट टाइम मैं प्रीलिम्स निकाला, मेंस लिखा और इंटरव्यू भी फर्स्ट टाइम ही दिया था। ओके। सर बीच में काटना चाहूँगा, सॉरी उसके लिए। ये एक पॉइंट बताइए सर कि अगर किसी का मैथ्स वीक है तो क्या वो ऑफिसर बन सकता है और क्या वो अच्छा ऑफिसर बन सकता है? मतलब कितना रेलेवेंसी है आपके मैथ्स आने से और रियल वर्ल्ड में उस मैथ्स के इस्तेमाल में? मतलब अब तो आप एक ऑफिसर हैं, तो क्या ये मैथ्स एक्चुअल में आपको वहाँ पर भी हेल्प करता है? देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2 संस्थाएं हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। एक तो सीजी व्यापम है, एक सीजी पीएससी है। तो सीजी व्यापम की जो परीक्षाएं हैं ना, उसमें सेलेक्ट होने के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग में जो कमांड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे, वरना सिर्फ जीएस के भरोसे आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। अब बात करता हूँ सीजी पीएससी की। तो सीजी पीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में जो सेकेंड पेपर होता है उसमें मैथ्स है, लेकिन उसके साथ 30 से 35 क्वेश्चन लगभग लैंग्वेज के आते हैं और उसके अलावा रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो एक ST SC OBC के स्टूडेंट को 23% और अनारक्षित श्रेणी में 33% लाना रहता है।
अब चूंकि उसको सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया है तो उतना ले आते हैं लोग आराम से। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें मैं नहीं कहूँगा कि उतना अनिवार्य है या फिर उतना आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन जो मेंस का मुख्य परीक्षा होता है उसके चौथे पेपर में दूसरा पार्ट है मैथ्स, जो कि 50 नंबर का होता है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तभी उस 50 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप, 35 नंबर 40 नंबर ऐसे लाएंगे। और चौथा पेपर जो होता है वो स्कोरिंग मतलब पेपर है, और जब तक आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसमें भी अच्छा नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हों या फिर बी किए हों या फिर बीटेक किए हुए हों। आप किसी भी कोचिंग को 2-3 महीने किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करके या फिर कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो खुद से भी सेल्फ मतलब लगातार प्रैक्टिस करके आप उतना ठीक कर सकते हैं। और सर कितना यूज़ रहता है मैथ्स का रियल वर्ल्ड में, आप लोग जब ऑफिस में काम करते हैं ये सारी चीज़ें? रियल वर्ल्ड में बताऊं या फिर अपने जॉब में बताऊं तो मुझे मैथ्स का उतना ज़्यादा उपयोग तो नहीं दिखता है। हाँ, कुछ आंकड़े हैं, कुछ गणना करने में ज़रूर उसका उपयोग होता है, पर आजकल तो कंप्यूटराइज्ड आप एक्सेल सीट में प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, वो तो सब वहीं हो जाता है। तो क्योंकि ना सर कई लोगों के मतलब क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ के लिए कि क्या सीसेट को हटा देना चाहिए CGPSC से, या फिर पहले जो बहुत आपका रेलेवेंट ही था कि उसको करना ही चाहिए करके और उसको फिर कम किया गया, क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया, तो क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि सीसेट को नहीं हटाया जाए, मतलब जहाँ तक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ। उसका कारण यह है कि जो अपनी तर्क शक्ति होती है, आप किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, आपकी जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो होते हैं, जो लैंग्वेज होता है उसमें भाषा भी होता है, भाषा में छत्तीसगढ़ी भी होता है। तो आपको छत्तीसगढ़ में जॉब करना है तो एटलीस्ट छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। थोड़ी इसमें सिचुएशन वाले क्वेश्चन रहते हैं तो किस सिचुएशन पे आपको क्या करना है उस टाइप का भी नॉलेज थोड़ा होना भी चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि सीसेट को मतलब ना हटाएं। हाँ बिल्कुल। आपके कैसे अटेम्प्ट्स हैं, जैसे कब से आपने दिलाना चालू किया था और फाइनली फिर आपके कम? देखिए 2015 में मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिलाया था, तो उस समय मुझे PSC के बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो एग्ज़ाम था जून में, उस समय होता था एग्ज़ाम, तो मैंने फर्स्ट 2015 में ही दिलाया था। उसके बाद 2016 से ये फरवरी में चालू होना, मतलब एग्ज़ाम होना चालू हुआ 2016 से। 16 में मैंने दिलाया, 17 में मैंने दिलाया, 18 में, मतलब 15, 16, 17 3 बार मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। 18 में मैं अपना प्री मेंस इंटरव्यू दिलाया हूँ और मेरा 450 रैंक लगा था उस समय, मुझे पोस्ट अलॉट नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में मैं फिर से मेंस दिलाया, 20-21 में मेरा फिर से प्री क्लियर नहीं हुआ, और 2022 में मैं 66 रैंक लाके नायब तहसीलदार बना। अभी 2023 में फिर से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। ओके। कितने अटेम्प्ट हो गए सर आपका? ये मेरा लगभग 10वां अटेम्प्ट है। 10वां अटेम्प्ट रहेगा ये। कैसे ऐसे मोटिवेटेड रहते हैं सर? मतलब कई बार ऐसा लगता है कि मैं शायद इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ, कई लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं, आप कैसे मोटिवेटेड रहे? देखिए क्या होता है कि जब प्रीलिम्स हमारा क्लियर नहीं होता है ना, तो हताशा बहुत ज़्यादा होती है, निराश होता है इंसान। क्योंकि निराश वो तब होता है जब हम मतलब 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं और हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, और एक ऐसा बंदा है जो नहीं पढ़ रहा है, उसका फिर भी क्लियर हो जा रहा है, तो तब भी दुख होता है कि उसका क्लियर हो जा रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं फिर भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये हताशा निराशा तो होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि हमको करना ही है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये नहीं किए तो फिर हमको जाके गांव में या फिर अपने घर में बैठना पड़ेगा, या फिर वही खेती किसानी इस टाइप के काम करने पड़ेंगे। तो अगर ऑप्शन बी ना रहे, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ऑप्शन बी ना रहे, तो ऑप्शन ए सक्सेसफुल एक न एक दिन ज़रूर होता है। ओके। हाँ, ये इससे पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी सर ने यही कहा था। हाँ कि ऑप्शन बी कई बार मतलब रहता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
कई बार मेरे घर वालों ने, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे कहा कि आपको बीएड कर लेना चाहिए ताकि आप टीचर में आसानी से मतलब नौकरी लग सके। जब आप इतना तैयारी की है तो टीचर तो निकाल ही लेंगे। पर मैंने ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पे और मैं इसी में लगा रहा। और कैसे पता चलता है सर, ये बताइए ना कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ और मैं इस चीज़ को निकाल सकता हूँ। जब आपको ये पता चलता है कि मेरा इस साल भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, अगले साल भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, और उसके बाद भी ये कैसे जानना कि यार ये मेरे लिए है कि नहीं? देखिए, ये मेरे लिए है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं कर्मा पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से अपना 100% दे रहे हो किसी भी चीज़ में, तो एक ना एक दिन आपके पक्ष में उसके परिणाम जरूर आएंगे। सर 100% का क्या मतलब होता है? आप किसी के लिए वो 100% जो है वो 7 से 8 घंटे हैं, किसी के लिए शायद वो 12-16 घंटे हैं। कुछ लोग बीच में मूवीज़ भी देखते हैं, घूमने भी जाते हैं, बाकियों से बातें भी करते हैं, वो उनका 100% है। हाँ। बट उसी में हम लोग कई लोगों की कहानियां ऐसे देखते हैं कि वो रूम से ही नहीं निकलता है। हाँ हाँ। वो खाने पे भी ध्यान नहीं देता है। हाँ। क्या वो 100% है? कैसे यहाँ पर कि ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन है सर, कि समझ में नहीं आता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि नहीं। कैसे जानते हैं इस बात को? देखिए, इस बात को जानने के लिए ना एक नैतिकता का गुण है ईमानदारी। आपको अपने आप के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। दूसरा कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार हैं ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो उसी से यह पता चलता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर कितना अग्रसर हैं। आपका टाइम टेबल क्या रहता था सर? कब उठते थे, कब पढ़ते थे? मेरा टाइम टेबल देखिए, जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मेहनत किए थे, मतलब मैं किया था। तो स्टार्टिंग का तो टाइम टेबल ऐसा रहता था कि 3 बजे भोर में अपन बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, 3-3:30 बजे। और नींद तो बहुत आता था, लेकिन कुछ दिन बाद मैं उस टाइम टेबल को चेंज किया। उसके बाद में जैसे 5-5:30 बजे अपन उठे, सुबह 6 बजे से पढ़ने बैठ गए। 6 बजे से पढ़ने बैठ गए तो मेरा आदत था कि मैं नाश्ता वास्ता नहीं करता था। डायरेक्ट 12-12:30 बजे उठे, पढ़ के फिर अपन अपना खाना वाना बनाए। 6 से 12 लगातार? हाँ, लगातार बैठता था मैं। हाँ। ये मेरा है, मेरा टाइम टेबल है। तो उसके बाद फिर खाना वाना खा के थोड़ा आराम वगैरह करके 2 बजे फिर से बैठते थे पढ़ने के लिए। तो 2 से 6-7 तक शाम को मेरा टारगेट तो रहता था कि सीधे 2 से लेकर 9 तक बैठें। लेकिन बीच में कोई दोस्त ये सब आ गए तो फिर बाहर भी थोड़ा सा चाय वाय पी लिए, घूम के आ गए। तो उसमें लगभग आधा घंटा 15 मिनट निकल ही जाता था। उसके बाद फिर बैठते थे पढ़ने, तो रात में 11 बजे तक। और 11 बजे तक मतलब टाइम टेबल इतना अच्छा था और इतना डिसिप्लिन में था कि 11 बजे सो ही जाना है। 11 बजे से लेट हुआ हमारा, 12 बज गया, 1 बज गया, तो हम सुबह उठ नहीं पाएंगे। और यदि हमारे ऊपर प्रेशर है कि हमको ये करना है, इस चीज़ को रिवीजन करना है, इस चीज़ को पढ़ना है, तो हमको सोना ही पड़ता था उस समय तक। फिर धीरे धीरे करते मतलब इधर आते, जहाँ मैं उस समय 17 घंटा 16 घंटा ऐसे पढ़ता था। फिर धीरे धीरे मतलब 10 घंटा 12 घंटा अभी का बता रहा हूँ मैं। ओके। हाँ, नॉर्मल 10-12। ये कितने समय तक आप मतलब तैयारी करते रहे और इसी टाइम टेबल को फॉलो? ये लास्ट मेंस मतलब जो लास्ट मेंस हुआ 2022 का, उसमें मैं लगभग इतना देता था, 12 घंटे देता ही था। और 12 घंटे में मेरा सब्जेक्ट डिवाइड रहता था। जैसे एक पेपर में 3 पार्ट होते हैं, तो किस घंटे में किस पार्ट को पढ़ना है, किस घंटे में किस पार्ट को पढ़ना है, ये पूरा डिसाइडेड रहता था। और किस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा देना है, किस सब्जेक्ट को थोड़ा कम देना है, किस सब्जेक्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक जाना है। जैसे लैंग्वेज, चौथा पेपर जो साइंस मैथ्स हो गए, ये ऐसे सब पेपर हैं जो स्कोरिंग हैं, तो इनको हमको लास्ट तक लेके जाना पड़ता है ताकि हम थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकें। और बाकी थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा। तो ये मेरा टाइम टेबल का शेड्यूल रहता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि कैसे जॉब के साथ साथ मैनेज किया जाता है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब कोई जैसे अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी सासू है, कोई अकाउंट ऑफिसर है, वो आसानी से मैनेज कर सकता है, उसके लिए उतना चैलेंजिंग नहीं है।
लेकिन अब कोई नायब तहसीलदार है, कोई डीएसपी है, डिप्टी कलेक्टर है, ये इन तीनों के लिए चैलेंजिंग है कि अब डिप्टी कलेक्टर बन गया तो उसको आगे या तो यूपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा, अब वो सीजीपीएससी में तो नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी चैलेंजिंग बहुत रहता है। खासकर मैं बताऊंगा कि मैं नायब तहसीलदार का जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, मतलब व्यस्तता वाला रहता है, तो वहाँ से टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन जो टाइम निकलता है, जैसे हमको 1 घंटा 2 घंटे का जो भी समय निकलता है उसमें ही तैयारी करना रहता है, और अगर इतना करने के बावजूद भी 5 घंटे 6 घंटे भी अगर मिल रहा है हमको जॉब लगने के बाद तो पर्याप्त होता है, उतना में क्लियर किया जा सकता है। ओके, आप वो पोस्ट्स बता सकते हैं क्या जिसमें कोई अगर ऐसे एस्पिरेंट है जो आगे और तैयारी करना चाहता है, समझ लीजिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है बट एक स्टेबिलिटी के लिए जॉब ले रहा है सीजीपीएससी में, तो वो कौन से पोस्ट हैं जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको आगे भी टाइम मिल सके? जैसे सीजीपीएससी की बात करूँ, सीजीपीएससी में तो बहुत सारे पोस्ट हैं, मतलब बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी, इन 3 को छोड़ के जैसे खासकर जो अकाउंट ऑफिसर हो गया, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी हो गया, तो इनमें रहते हुए आप दूसरे जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप वगैरह आबकारी विभाग, आबकारी विभाग में जो आबकारी उप निरीक्षक का पोस्ट है उन लोगों को भी मतलब जॉब और उनका थोड़ा लोड वाला रहता है, और जैसे कहीं छापेमारी वगैरह ये सब करने जाना ही पड़ता है उन लोगों को भी, तो उनका भी बिजी शेड्यूल है पर उतना नहीं है, वो लोग भी चाहे तो कर सकते हैं अपन, मतलब 6 से 8 घंटा वो लोग आराम से निकाल सकते हैं। और सर अगर कोई प्राइवेट जॉब में है जिनका एक टाइमिंग फिक्स्ड है कि इतने से इतना करना ही है, वो लोग कैसे करें? क्योंकि कई लोग मतलब जॉब करते हुए तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें? देखिए, प्राइवेट जॉब में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस प्रेशर को वो किस तरह से हैंडल कर रहा है और अपने लिए वो कितना समय निकाल पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो तैयारी कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब जैसे नॉर्मल टाइम बताऊं तो 10 से 5 रहता है। अब अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो कि रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोता है, तो जाहिर सी बात है 9 बजे सो के उठेगा, 1 घंटे में वो तैयार होगा, फिर 10 बजे ऑफिस जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको अपने जो दिनचर्या है, जो डेली रूटीन है, उसको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। उनको हर समय मतलब जो टाइम है उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। हर मिनट का उनको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इस समय क्या करना है। अगर नॉर्मली देखें तो 5 बजे जैसे कोई भी बंदा ऑफिस से घर आता है तो 1 घंटे रेस्ट कर सकता है या फिर कुछ और कर सकता है, खेल सकता है, आराम कर सकता है। 6 से लेके 10 बजे तक का जो समय होता है 4 घंटे, वो इन 4 घंटे में पढ़ सकता है। 4 घंटे में वो अगर वो डिसाइड करके रखता है कि 4 घंटे मेरे को पढ़ना क्या है, पढ़ सकता है। उसके बाद 11 बजे तक सो सकता है। वो सुबह 5 बजे फिर से उठ के अपना जो भी उसको एक्सरसाइज वगैरह करना है, जो भी करना है 6 बजे तक करके 6 बजे से फिर से पढ़ने बैठ सकता है 9 बजे तक। 3 घंटा ये हो गया और 4 घंटा उधर हो गया, 7 घंटे का समय आराम से निकाल सकता है। और 6 से 7 घंटा पढ़ के तो लोग यूपीएससी क्लियर कर ले रहे हैं, तो सीजीपीएससी व्यापम करना कोई बड़ी बात मेरे को नहीं लगता है कि है। बिल्कुल। हाँ, वो मतलब वो फोकस होना चाहिए, आप फोकस होना चाहिए और समय का वैल्यू पता होना चाहिए। दूसरा चीज, तीसरा चीज डिसिप्लिन में होना चाहिए, तभी हो कर सकता है वो। एक बहुत बचपना वाला क्वेश्चन है बट रहता है लोगों का कि सर कितने घंटे पढ़ने से पेपर निकलता है? देखिए, कितने घंटे पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है, वो किसी भी व्यक्ति के माइंडसेट पे मतलब निर्भर करता है। कोई स्टूडेंट जो है किसी भी चीज़ को 1 घंटे में ऑब्जर्व कर लेता है, 1 घंटे में ही समझ जाता है कि ये क्या चीज़ है, और कोई स्टूडेंट उसको 2 घंटे 4 घंटे में नहीं समझ पाता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ता था तो 5 घंटे 6 घंटे निकालने वाला व्यक्ति सीजीपीएससी नहीं निकाल सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है। वो जिस तरीके मतलब मैं जिस तरीके से किसी भी चीज़ को समझ रहा हूँ, हो सकता है वो दूसरे चीज़ से दूसरे तरीके से समझे, और वो तरीका मेरे से भी आसान हो और मेरे से भी ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग हो। तो
वो जल्दी निकाल सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा। तो टाइम डिपेंड नहीं करता है, किसी भी इंसान में कितनी समझ है वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड। सर, तो आप लगातार इतने घंटे पढ़ लिया करते थे, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था क्या? कैसे आप उन सब चीज़ों को डील करते थे? देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आते थे, पर जो मैंने डिसिप्लिन शब्द बार बार अपने इंटरव्यू में मतलब यूज़ किया है, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगा आपके ऊपर। कैसे? जैसे कि मैं क्या करता था अपना मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए, तो फ़ोन ऑफ करके रख दिए, या फिर फ़ोन साइलेंट करके रख दिए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट इतना अच्छा, जैसे कि हमको लग रहा है कि हमें ये चीज़ पता है, हमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ता था कि जिसको पढ़ने में मज़ा आता हो। मतलब अगर हमको मज़ा आ रहा है उस चीज़ को पढ़ने में, तो उसके अलावा हमारा ध्यान नहीं भटक पाता था। जैसे मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र मैं इतना अच्छे से पढ़ लिया था, इतना अच्छे से मतलब उसको याद कर लिया था कि उसको लिखने में मेरे को बहुत मज़ा आता था कि मैं उसको 3-4 टाइप से लिख के देखता था कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। सबके अपने अपने तरीके हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। मेरा यही तरीका था। और दूसरा चीज़ ये है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था। अब लगातार 6-7 बार से 8 बार से मैं असफल हो रहा था, तो ध्यान जाता ही नहीं था। हालांकि मैं उस समय भी सभी सोशल मीडिया पर उपलब्ध था, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब चलाता था, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता था उस समय मेरे ये सारे चीज़ बंद रहते थे। क्या करना चाहिए सर, मतलब बाकी लोगों को इस डिस्ट्रैक्शन के लिए? मैं तो आपको पहले बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस का नाम बता देता हूँ। जैसे सबसे बड़ा तो अभी जो पोर्शन आपका लेता है वो होता है सोशल मीडिया। हाँ, वेरियस टाइप के हो गए। फिर उसके बाद कई बार आपके दोस्त यारों का भी रोल उसमें रहता है कि चल घूमने चलते हैं, चल आज अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है। कई बार आपका ऑपोजिट जेंडर का एक इशू रहता है कि क्योंकि वो एज बनने का भी रहता है, वही एज शायद आप कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने का भी रहता है। ये एक प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद फैमिली का प्रेशर रहता है, कई लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसके वजह से भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि इन चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए? उस समय पे ऐसा क्या सोचना चाहिए कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रहें? सबसे पहले आपने कहा कि सोशल मीडिया यूज़ करें ना करें, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अगर लिमिट में यूज़ करें, मतलब एक सीमा हो, जैसे कि हम उसके लिए भी एक टाइम टेबल निर्धारित कर दें कि हमको रात में सोने से पहले आधा घंटा या फिर जो भी अपना यूज़ करना है। आप दिन भर ना यूज़ करके थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सोशल मीडिया जितना लोग सोचते हैं उतनी बुरी भी नहीं है। उससे क्या होता है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये 2 ऐसे चीज़ हैं जहाँ पे आपको सीएमओ छत्तीसगढ़ या फिर गवर्नमेंट के और भी जो विभाग हैं उनके साइट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। वहाँ से वो कौन कौन सी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं, कौन कौन से नए नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, वो सब आपको पता चलता है वहाँ से। और जितना जल्दी आपको सोशल मीडिया से पता चलता है उतना आपको अन्य किसी भी माध्यम से पता नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि यूज़ करने का जो तरीका होता है, यदि हम उसका अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। यदि हम दिन भर रील्स देखने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बुरा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक संयमित तरीके से अगर किसी भी चीज़ का यूज़ किया जाए तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर दूसरा पॉइंट, दोस्ती यारी वगैरह। दोस्ती यारी, अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ाई कर रहा है तो लगातार वो नहीं पढ़ सकता। उसको भी थोड़ा सा ब्रेक लेने का ज़रूरत रहता है। तो शाम को दोस्त यार के साथ कहीं घूमने चले गए, कभी संडे वनडे को पार्टी कर लिए, ये चीज़ें भी लाइफ में ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को अगर छोड़ के आप सोचोगे कि मैं सिर्फ पढ़ाई ही करता रहूं, और एक समय ऐसा आएगा 5 साल 6 साल बाद जब लगेगा कि हमने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं है सिर्फ पढ़ाई के अलावा, तो उस समय भी आप पछताने के अलावा कोई मतलब रास्ता नहीं बच पाएगा आपके पास। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एंजॉय करते करते तैयारी कीजिए। बिल्कुल, हाँ। फिर जो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन रहता है उसी टाइम पीरियड पे कैसे आप? हाँ, ये बिलासपुर में या फिर रायपुर में जो भी बाहर जाके तैयारी कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ा हर्डल है, चैलेंजिंग और मतलब फैक्टर होता है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन कई लोगों के लिए अच्छा होता है, कई लोगों के लिए बुरा होता है। अच्छा कैसे होता है? अब मान लीजिए
मुझे कोई एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो कि मेरे फील्ड वाला है, वो भी पीएससी की तैयारी कर रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हम किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी टॉपिक को अच्छे से डील कर पा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम दोनों का जो फिर रिलेशन है वो अच्छा है। और यदि एक रिलेशन के बीच में अच्छी पढ़ाई भी हो जाए और अच्छी सफलता भी मिल जाए तो उसे मैं अच्छा मानूंगा। दूसरा पहलू यह है कि हम पढ़ाई छोड़ के सिर्फ वही काम करें, सिर्फ अपोजिट जेंडर के प्रति जो हमारे मन में भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सिर्फ उसी के पीछे लगे रहें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अपोजिट जेंडर वाला फैक्टर होता है, आप जिस दिन सक्सेसफुल हो गए उस दिन वो आपके पीछे वापस आपके पास आएगा। उससे भी कई अच्छे लोग हैं जो आएंगे आपके लाइफ में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैंने जो पहला फैक्ट बताया, यदि उसके साथ आप चलना चाहते हैं तो बिल्कुल चलें, लेकिन सिर्फ आप जो अपोजिट जेंडर वाला फैक्टर है उसी को पकड़ के चल रहे हैं तो फिर वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि मेरे लाइफ में खुद ऐसी घटनाएं घटी हैं, ये जो अपोजिट जेंडर वाला फैक्ट आपने कहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, फिर चले गए, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप सफल इंसान बन जाते हैं तो वो चीज़ें वापस आती हैं फिर। और वापस आएंगी फिर आपको ऐसा लगेगा कि जब मेरे बुरे वक्त पे, जब मेरा समय अच्छा नहीं था, तब इसने हमारा साथ नहीं दिया, तो जब हमारा अच्छा वक्त आ गया है और वो फिर हमारे साथ आना चाहता है, तो फिर हम ऐसे इंसान के साथ क्यों रहें, या फिर ऐसे इंसान के साथ आगे क्यों बढ़ें। फिर तो हमारे पास भी नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी और अच्छे लोग हमारे लाइफ में आएंगे। तो जो इंसान एक बार हमारे लाइफ से जा चुका है, हमको दूसरी बार हम उनको क्यों अपने लाइफ में वैल्यू दें। बिल्कुल। क्या क्या आप देखते हैं सर इन सिचुएशंस को? आप बताइए, जैसे कोई एक स्टूडेंट आया है, तैयारी करने के लिए आया है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जो सारे स्टूडेंट्स उस बात से रिलेट कर पाएंगे कि किसी की फैमिली में शादी हो रही है, दोस्तों की शादी हो रही है, उसको अटेंड करना है, या एकदम घनिष्ठ मित्र, यार तू मेरे शादी में नहीं आया, या तू मेरे बर्थडे में नहीं आया। फिर ये सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर आप अपने पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में जिसके साथ घूमने नहीं जा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, ये सारे सिचुएशंस आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए? और ये बताइए कि अगर आप सबको मना कर देते हैं, हाँ, और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उनके बाद इन सब लोगों में क्या चेंज दिखता है? क्या वो लोग रिश्ता तोड़ ही दिए रहते हैं या लोग वापस आते हैं? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू कई लोग आज अपने डिसीजन को बदलेंगे। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि जो ऐसा सोचते हैं, मैंने एक चीज़ तो बता दिया कि जो एक बार लाइफ में से चला जाता है आपके, यदि आप सफल हो जाते हैं तो लाइफ में आपके दोबारा आएगा। और मैं ऐसे लोगों के लिए इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, ऐसे लोगों को आप कभी वैल्यू मत देना, अपने लाइफ में कभी जगह मत देना। क्योंकि ऐसे लोग जब आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं रहे तो अच्छे लोग अच्छे समय में आप उनके साथ क्यों रहें। और ये भी है ना कि लाइफ में आगे भी तो बुरे वक्त आएंगे। हाँ, अगर उस समय भी वो छोड़ के हमें चला जाता है फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और दूसरा चीज़ जो आपने कहा कि जैसे शादी में नहीं जा पा रहे हैं, किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें जाना चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए। अब यदि हमारे एग्ज़ाम में 15 दिन बचा हुआ है, किसी का शादी है, किसी का बर्थडे है, तो हमको अवॉइड करना ही पड़ेगा। और ऐसे समय में यदि हमारा कोई दोस्त है जो हमको वास्तव में जान रहा है अच्छे से कि वो सिर्फ पीएससी का ही तैयारी कर रहा है और इस वक्त वो नहीं आ पाएगा, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, जो बोलते हैं कि तू मेरे शादी में नहीं आया, तू मेरे बर्थडे में नहीं आया। तो ऐसे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे भी कुछ सपने हैं। अब आप या तो सक्सेसफुल हो, या तो कहीं पर ऑलरेडी जॉब में हो, या फिर किसी और जगह पे हो, तो आप शादी कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप सोचते हो उसी तरीके से मैं भी सोचूं। तो मैं जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रहा हूँ, इस पे मतलब मेरी पर्सनालिटी को आप जज मत कीजिए। हमारे भी कुछ सिचुएशन होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसके कारण हमको
नहीं हो जा पाता। सकते हम वहाँ पर। और ये ना सर बहुत प्रैक्टिकल वो है, मतलब अगर हम लोग इसे थोड़ा सा और डीप डाइव करें ना, तो होता क्या है ना कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है आपको किसी के में जाना पड़ता है, हाँ और शायद आप किसी के में नहीं जा पाते, नहीं तो जा जब पाते। जिसके में नहीं जा पाते ना वो बोलते कि यार तू तो उसके में गया था, हाँ है ना, तू यहाँ तो घूमते हुए दिखा था, हाँ, तू हाँ। अपना फोटो तू तो इधर डाला था, मतलब तू गया था, और फिर तू मेरे में नहीं आ रहा, और फिर वो चीजें खराब हो जाती हैं। बट वही बात है कि सिचुएशंस और कंडीशन शायद उस टाइम अलग होते हैं। अलग होते हैं, बस यही मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि अब किसी का अब मान लीजिए कि एग्ज़ाम से अब जैसे फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो किसी का नवंबर दिसंबर में है शादी, तो उसका शादी अटेंड कर सकते हैं। हो सकता है उस समय हमारे भी मन में चल रहा हो कि हमको इसका शादी में जाना चाहिए। अब किसी का जनवरी में है, जनवरी लास्ट में है, तो उसके शादी में हम कैसे जा पाएंगे। तो इन चीज़ों को ना सामने वालों को भी समझना पड़ेगा और हमको भी समझाने आना चाहिए उनको। सर एक और चीज़ जो मैं ऐड नहीं कर पाया था कि त्योहार वगैरह में अब बार बार घर जाना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम जो बट ऑब्वियस है वो होता है, वो आपका शेड्यूल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। हाँ। कि आप एक फ्लो में हैं कि लगातार 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं, बट आप जब घर जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें अलग होती हैं। कई बार फैमिली वाले आपके साथ अपने पर्सनल मैटर शेयर करते हैं, यूजुअली अवॉइड किया जाता है, बट कर देते हैं तो उसका आपको स्ट्रेस होता है, और फिर सेम वापस आने के बाद एक बार में शेड्यूल नहीं बनता है, और साथ साथ में आपके क्लासेस भी मिस हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, नहीं जाएं या क्या करें? ऐसे में जैसे मैंने इससे पहले बताया कि टोटली डिपेंड ऑन टाइम, समय पे डिपेंड करता है। जैसे एग्ज़ाम कोई नज़दीक है, हम मान लीजिए CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, हम मान लीजिए हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब वो एग्ज़ाम पास में है और कोई फेस्टिवल है, जैसे होली है, दीपावली है, तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यदि उस समय आप अपना जो आपका जो फोकस है उससे हट गए, तो फिर आपको उसको कवर करने के लिए 8-10 दिन और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जबकि अगर आप एक होली या जो दिवाली है उसको सेक्रीफाइस कर देंगे, तो उतने समय में दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी एग्ज़ाम में समय है 1 महीना 1.5 महीना, तो आप आराम से कोई भी फेस्टिवल आप एंजॉय कर सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। सर ये बताइए कि क्या स्ट्रगल एक बच्चा महसूस करता है जब वो तैयारी करने के लिए आता है? आपको क्या क्या लगता है? जैसे कुछ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो आप दूर आते हैं, हाँ, तैयारी करने हाँ। का सोचते हैं, इस एग्ज़ाम में टाइम लगता है, ये मैं एक बहुत बड़ा फैक्टर कहूँगा सारे स्टूडेंट्स को, हाँ। कि कुछ का जिनका आप देखते हैं कि एक बार में निकल जाता है, वो शायद पूरी कहानी नहीं होती है, वो लोग बहुत पहले से तैयारी करते रहते हैं और कर लेते हैं, ये एक फैक्ट है। तो ओरिजिनल से आपको ज़्यादा टाइम कई बार लग जाता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे, आप इनको क्या कहेंगे, क्या क्या होते हैं और कैसे डील करें? देखिए, किसी का एग्ज़ाम एक बार में क्लियर हो जाता है, किसी का 10 बार में भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो जो फर्स्ट बार में क्लियर करते हैं, उनका जहाँ तक मैं स्ट्रेटजी समझ पाया हूँ कि वो लोग जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मतलब गए, अब जैसे कोई बंदा बिलासपुर में है और वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो उसी के साथ वो लोग CGPSC की भी तैयारी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है CGPSC के बारे में। अब यदि जैसे दूर दराज के जो गाँव वाले हैं, गाँव के लोग हैं, जैसे मैं जहाँ से था, वहाँ हमें ये नहीं बताया जाता था कि तुम्हें 12वीं पास होने के बाद आगे क्या करना है। सिर्फ ये बताया जाता था कि तुमको 12th में इतना परसेंटेज लाना है, टॉप करना है, ये करना है। तो उससे आपकी लाइफ या फिर आपके फ्यूचर का निर्धारण नहीं होता है। आपको या फिर जितने भी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसको ये बताना पड़ेगा कि आपको भविष्य में आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो मुझे लगता है स्कूल से ही जो भी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उनके बारे में स्टूडेंट को बताया जाना चाहिए, ताकि वो अपना जो सपना है उसको पहले से निर्धारित कर लें कि हमको आगे जाके क्या करना है। अब जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टर MBBS करता है, इंजीनियर बनना है तो वो फिर आपका इंजीनियरिंग करेगा, BE करेगा। लेकिन यदि किसी को सिविल सर्विस में जाना है, तो वो उसके लिए अलग कोर्स नहीं होता है। उसको जो टीचर है स्कूल का, उसको बताना पड़ेगा कि ये सिविल सर्विस होता है, इसमें कलेक्टर SP जैसे पद होते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए ये परीक्षाएं होती हैं। तो यदि किसी का मन है कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए,
तो वो फिर ग्रेजुएशन से ही अपना तैयारी चालू कर देगा। बहुत सही सर। हाँ, इंफॉर्मेशन, मेंटरशिप, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप पहुंच जाते हैं, है ना, तो फिर अलग टाइप के जो स्ट्रगल्स होते हैं, इन सबको क्या करें सर, मतलब कैसे डील करें? कई बार मतलब उस टाइम, वो जो टाइम लग जाता है उस चीज़ को अपने पेरेंट्स तक, अपने रिश्तेदारों तक कैसे समझाएं, कैसे बताएं? क्योंकि आप तैयारी करते रहते हो, आपको पता है आप कितना फेस कर रहे हो, बट दूर में बैठा कोई ये बोल देता है कि इतने बार नहीं निकला तो ये वहाँ कुछ नहीं कर रहा है, ये वहाँ पर जाके एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, यही सारे स्टेटमेंट रहते हैं और ये सबके लिए रहते हैं। हाँ, इसको बताइए सर। देखिए क्या है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको आपका मतलब बगल का कोई लड़का है या फिर लड़की है, वह जाके बाहर तैयारी कर रहा है या फिर कर रही है, उसके में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसको क्या बोलेंगे, जो सामाजिक ताने होते हैं, 2 बार में 4 बार में नहीं क्लियर हुआ तो वो लोग ताना मारना, जैसे आप घर में गए तो क्या कर रहे हो, इतने दिन से क्लियर नहीं हो पा रहा है, आ जाओ वापस, नहीं कर पाओगे। अब इस टाइप के आपको बातें सुनने को मिलेंगी। या फिर कभी कभी तो ऐसी भाषाओं का भी लोग प्रयोग कर देते हैं जो कि असहनशील होता है, आप उसको सहन कर ही नहीं सकते। लेकिन जब तक आप कुछ कर नहीं लेते, आपको उनकी बातों को सुनना पड़ता है और सुन के अवॉइड करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या आती है जब कोई भी स्टूडेंट यहाँ तैयारी करने आता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। 1 साल, 2 साल, 3 साल, फैमिली वाले कितने दिन तक आपके फाइनेंशियल सपोर्ट में खड़े रहेंगे? ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि आप मांगने में भी थोड़ा शर्म आता है कि हम कैसे मांगें। कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि हार मान लेते हैं, लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि अपना इनकम का कोई सोर्स ढूंढ लेते हैं। कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई कोचिंग में किसी फैकल्टी के रूप में ज्वाइन कर लेता है, कोई कुछ और कार्य कर लेता है पार्ट टाइम, जिससे कि उसका मतलब इनकम भी हो और वो अपना पढ़ाई भी जारी रखे। खासकर लड़कियों को बताना चाहूँगा कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही उनका 2 बार, 3 बार, 4 बार क्लियर नहीं हुआ, समाज, परिवार, यहाँ से प्रेशर आना चालू हो जाएगा। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों पर शादी का प्रेशर सबसे पहले आता है, किसी और का आए या ना आए। तो होता क्या है कि यदि उनके परिवार में कोई समझदार व्यक्ति है, वो समझ रहा है कि मेरी बहन या फिर मेरी बेटी वहाँ जाके क्या कर रही है, अगर वो पीएससी के बारे में जान रहा है तो वो समझ रहा है कि मेरी बहन यदि 1 नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, यदि मेरी बेटी का 1 नंबर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। उसे पता है कि पीएससी में ऐसी अनिश्चितताएं लगी रहती हैं, वो उसको समझ सकता है। लेकिन वहीं परिवार में ही या फिर समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि पीएससी क्या होता है, और वही वो लोग अपना ताना या फिर व्यंग बोलना चालू करते हैं। तो हमको उनके जो परिवार वाले हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हों, सबको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपनी बेटी पे या फिर अपने बहन पे या फिर अपने बेटे पे इतना ज़्यादा मतलब भरोसा रखिए, मतलब इतना ज़्यादा भरोसा रखिए। मतलब ऐसा भी मत सोचिए कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी जाके वहाँ सिर्फ मस्ती कर रही है या फिर कुछ और कर रही है या फिर कर रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तविक में उसके काबिल होते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना 100% देते हैं, उसके बावजूद भी 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप उनकी भावनाओं को भी समझें, उनके मतलब किस पीड़ा से वो लोग वहाँ से गुजरते हैं उसको भी समझें और उनका सपोर्ट करने का कोशिश करें। ना कि अगर उनका 2 बार में 3 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा शादी करा देंगे, तो तुम्हारे लिए कोई बिजनेस खोल देते हैं। इस टाइप के जो अपने जो क्या कहेंगे स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर अपने जो कार्य होते हैं मतलब निजी जो होते हैं उसको थोपने का कोशिश मत कीजिए। और एक इसमें क्या होता है ना, पता है, शर्मा जी का लड़का इतना होनहार था, उसका नहीं हुआ, हाँ, है ना, ये सारी भ्रांतियां और नेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा तेजी से फैलती हैं। और कंपैरिजन कि यार इसका नहीं निकला तो तुम्हारा कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें सबसे पहले आती हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, किसी का 1 बार में निकल गया, किसी का 5-6 बार में भी नहीं निकला,
तो आप उस चीज़ को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपका समय अलग है, उसका समय अलग है। वो उसको किस समय पे सफलता प्राप्त होगी वो भी आपके कुछ तो कर्मा के ऊपर भी डिपेंड्स करते हैं। मैं पूरी सक्सेस मतलब पूरी सफलता में जहाँ तक मानता हूँ कि पूरा आपका मेहनत काम नहीं करेगा, 5% आपका किस्मत भी होना आवश्यक है। और वो जो 5% अगर आपका किस्मत साथ नहीं दिया तो 95% आपका फेल भी हो सकता है। तो आपको कर्म भी अच्छे करने चाहिए, ये नहीं कि आप बुरे कर्म कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि मुझे सफलता मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर ये बताइए कि लड़कियों को क्या प्रॉब्लम होती है मेजर जब वो इस तैयारी में आती है? जो मैं सबसे पहले कोट कर सकता हूँ वो ये है कि एक टाइम के बाद सीधा ये बोल दिया जाता है कि अब शादी की उम्र हो गई है और अब आपको ये करना पड़ेगा। और कई चीज़ों में ये भी होता है कि भरोसा भी नहीं होता कि तुम कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। तो कैसे सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को, उन गर्ल्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर आप सब भी इस पोजीशन में हैं या इस उम्र में पहुंच रही हैं या आपके साथ भी ऐसे दिक्कतें आती हैं तो कैसे डील करना चाहिए? देखिए, हमारा समाज क्या है ना कि जैसे ही लड़की 12वीं पास हुई, कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो लोग सोचते हैं कि अब शादी करा देते हैं। कई ऐसे परिवार होते हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, उनको पता होता है कि क्या किया जा सकता है आगे, कंपटीशन एग्ज़ाम क्या होता है, CGPSC क्या होता है, IAS क्या होता है, UPSC क्या होता है, CG व्यापम क्या होता है, उनके बारे में पता होता है। तो वो सोचते हैं कि मेरी बेटी जाके आगे कुछ बने। उनकी सोच अच्छी है। ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि जो कि बेटियों को, अपने बेटियों को, बहन को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। क्योंकि सर UPSC को रिजल्ट आया, कई सारे 6 टॉपर्स हैं टॉप 10 में लड़कियाँ। आप किसी भी एग्ज़ाम के टॉप 10 में देखेंगे तो 3 से 4 लड़कियाँ, हाँ, लड़कियां रहती हैं। और मैं तो बोलता हूँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियां रहती हैं टॉपर्स में। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन फैमिली से कि जो आप लोग भेजते हैं अपने बेटियों को यहाँ तैयारी करने के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर एक बार में, 2 बार में क्लियर नहीं हो पा रहा है, 4 बार में क्लियर नहीं हो पा रहा है, और यदि आप उस परीक्षा के महत्व को जानते हैं, उस परीक्षा की प्रक्रिया को जानते हैं, तो आप समझें उस चीज़ को। अब कोई लड़की जैसे आ रही है, अब उसका मेंस नहीं क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू में वो जा रही है, उसका कुछ रैंक कम होने की वजह से उसको पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब उसके में काबिलियत है, वो बार बार अगर वहाँ पहुँच रही है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेगी। अब कुछ ऐसे होंगे जो 30 नंबर 40 नंबर से जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ये सजेशन जो है, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग या तो फिर ईमानदारी से पढ़ नहीं रहे हैं या फिर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब किसी का 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वास्तव में वो काबिल है। हो सकता है कि पोस्ट यदि ज़्यादा होता, जहाँ पे 200 पोस्ट है, यदि 250 पोस्ट होता, तो जो 1 नंबर के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है वो 250 में अंदर हो जाता। तो टोटली डिपेंड ऑन, बताया ना, 5% जो होता है वो किस्मत पे डिपेंड करता है। तो लड़कियों के जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस परीक्षा प्रक्रिया के बारे में पता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बहन या बेटी एक अच्छा मतलब रिज़ल्ट दे रही है, मेंस में उसका क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू दिला रही है, प्री क्लियर हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा मौका दीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। समाज वालों का काम है बोलना। कुछ लोग होते हैं ताना देना चालू कर देते हैं, आपको बोलेंगे, आपकी बेटी के बारे में भड़काएंगे कि आपकी बेटी ऐसी कर रही है, वैसी कर रही है। उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस दिन आपकी बेटी सफल हो गई, आपकी बहन सफल हो गई, उस दिन जो उन लोगों के जो सुर होते हैं वो अचानक से बदल जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें, ये रखना जरूरी है। सर ये बताइए कि वो दिन कैसा था जिस दिन रिज़ल्ट आया आपका और आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ? कैसे आप उस दिन को इमेजिन करते हैं? देखिए, वो दिन तो कोई भूल भी नहीं सकता। मेरा तो लगभग 8 साल हो गया था मेरे को तैयारी करते, 7-8 साल हो गया था। और 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, 6 अगस्त मेरे ख्याल से वही दिन था। तो उस दिन भी हम लोग सोने ही जा रहे थे, 10 बज गया था। हम लोगों को लगा कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, अगले दिन ही आएगा करके सोने ही जा रहा था मैं। जैसे ही सोने गए, रिज़ल्ट आया।
रिज़ल्ट में फर्स्ट पेज देखे तो फर्स्ट पेज में तो मेरा नाम नहीं था, सेकंड पेज में 66 नंबर में दिख गया नाम। तो जो एक बदलाव आता है ना, उस टॉप 100 में, टॉप 100 मतलब 120 के अंदर आप आ गए, मतलब आपका जीवन वहीं से बदलना चालू हो गया। वहीं मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता है आपका लाइफ चेंज होने में। तो उस दिन को और उस मोमेंट को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा था। और मैंने जब फ़ोन करके अपने दादाजी को बताया कि हाँ मैं नायब तहसीलदार बन गया हूँ, तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने बस मुझे कहा कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सेलेक्ट हो गए, तुम्हारा जो मेहनत है वो कामयाब रहा। और जो भावनाएं उस समय, मतलब जो भाव विभोर इंसान हो जाता है ना, तो उस समय उस टाइप के ही कुछ मतलब पल हमारे सामने आए। उसके बाद तो सारा रात जो है पूरा बधाइयों का तांता लगा रहा। उस दिन तो रात भर सो नहीं पाए, बाहर हम लोग घूमते रहे। उस दिन क्या, उसके 1-2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा लगातार। उसके अगले दिन हमारे गांव घर वाले भी पूरे हमारे घर आए, सबने बधाई दिया। तो मुझे ये लगता है ना कि हम जितना मेहनत करते रहते हैं, हम जितना पेशेंस रखते हैं, हम जिस सफलता का इंतज़ार करते रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारी फैमिली हमारे लिए अच्छा सोचती रहती है, हमारे रिज़ल्ट का इंतज़ार करती रहती है। किसी दिन हमारे बेटे का या फिर किसी दिन हमारी बेटी का सिलेक्शन होगा, और होता है। आप नो डाउट आप लगे रहेंगे, ज़रूर होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं उस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। मैं सारे स्तरों पे असफल रहने के बावजूद भी सफल हुआ हूँ। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लगे रहिएगा, और आप उस दिन की कल्पना कर लीजिएगा जिस दिन रात में रिज़ल्ट आएगा CGPSC का, और आप अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं उनको फ़ोन करके ये बताएंगे कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, या फिर भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस समय जो एक आपकी आँखों से जो आंसू छलकेंगे ना, वो आंसू वास्तव में जो आप बार बार असफल हुए हैं और असफल होने के बाद जो आंसू आते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो आंसू रहेगा, और वो खुशी का आंसू रहेगा। तो आप उस दिन की कल्पना करके कभी हार मत मानिएगा, और हमेशा लगे ही रहिएगा, छोड़िएगा मत। बिल्कुल। एंड क्या आप अपने स्टेटस में अब चेंज देखते हैं, सोशल स्टेटस में? जैसे किसी सोशल गैदरिंग में जाते होंगे, शादी वगैरह में, तो अब क्या डिफरेंस दिखता है एक स्टूडेंट सर्वेश में और एक ऑफिसर सर्वेश में? दोनों में अंतर मैं आपको शॉर्ट शब्द में बताऊं तो जैसे सिलेक्शन से पहले गए तो क्या कर रहे हो आजकल, कैसा चल रहा है पढ़ाई। सेलेक्ट होने के बाद गए तो ये क्वेश्चन आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। आप जिस पोस्ट में हैं, आइए तहसीलदार साहब बैठिए, आइए कलेक्टर साहब बैठिए, आइए DSP साहब बैठिए, या फिर जो भी साहब हैं आप, फिर आपके पद, आपके नाम में आपका पद आप जुड़ जाता है। तो वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, जिसके लिए लोग तैयारी करते हैं कि समाज में एक अपना अलग वैल्यू बढ़ा सकें, तो आपको यहीं से बढ़ाना है उसको। और जब तक आप इसको सेलेक्ट नहीं हो पाए, मतलब इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपकी वैल्यू वैसे भी बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि तब तक तो आपको फिर नकारा ही समझा जाएगा। तो समाज में जो आपका स्थान है वो चेंजेस तो आते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे चेंज आते हैं। जो कल तक आपको बोलता था कि ये कभी कुछ कर नहीं पाएगा, वो आज आपको सेलेक्ट होने के बाद आपको बोलेगा कि मुझे पता था कि ये ज़रूर कर लेगा। ऐसे चेंजेस आते हैं। और कुछ जवाब देने का उनको मौका मिलता है बाद में कि जवाब देने का मौका मिलता है, लेकिन इंसान इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई से, इतना ज़्यादा पेशेंस से, इतनी ज़्यादा नैतिकता उसके अंदर विकसित हो चुकी होती हैं कि इग्नोर कर देता है वो। और वो जानता रहता है, हाँ, जानता रहता है कि ये क्या लोग किया है। हाँ, ये लोग नासमझ हैं, इन लोगों को तो बोल दिए, इन लोगों को पता नहीं था परीक्षा प्रक्रिया के बारे में, इसलिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं बदला लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो भावना ही। पर सेलेक्ट होने के बाद वो सब वैसा कुछ नहीं रहता है, और नॉर्मल लाइफ इंसान जीने लगता है। और ये भी है कि कुछ समय तक ही जो
बधाई हो या फिर कॉन्ग्रेचुलेसन वाला तांता है ना, कुछ समय तक ही रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आप भी अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं, बाकी लोग भी अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं अपने काम में। सर थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। हाँ। ये बताइए कि प्रीलिम्स हाँ। कैसे क्वालिफाई करना चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना सबसे बड़ा मतलब चैलेंज है CGPSC में। मैं आपको बताऊं तो 15, 16, 17 3 बार स्टार्टिंग में ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। 20, 21 में लगातार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो 5 बार तो मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ है। प्रीलिम्स का क्या होता है कि लाखों लोगों के बीच में आपको कुछ 2000 या 3000 लोग सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। वो तो पोस्ट के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे जितने भी पोस्ट हैं उसके 15 गुना लोग मेंस में इंटर होते हैं। प्री निकालने के लिए सबसे बड़ा मतलब जो फैक्ट है वो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कंसिस्टेंसी, आप लगातार पढ़ते रहें, लगातार रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। और जो पहला पेपर है, दूसरा पेपर है, पहले पेपर में आपको इतिहास, संविधान और इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़, इन सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। 2 पेपर होते हैं, यदि सेकेंड पेपर को अब तो क्वालिफाई कर दिया गया है, लैंग्वेज वगैरह पढ़ लेने से वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। लेकिन जो पहला पेपर है उसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप मतलब प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग तो अपना बुक लिस्ट भी शेयर करते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ा, ये बुक पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप जो बुक पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो, लेकिन सिर्फ एक बुक को पढ़ो। आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार मत पढ़ो। मैं ये कहना चाहूँगा, बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा। लेकिन आपका ध्यान यदि 10 तरफ है कि मैं इसका बुक भी पढ़ लूँ, मैं उस कोचिंग का बुक भी पढ़ लूँ, मैं ये ऑथेंटिक बुक भी पढ़ लूँ, तो ऐसा ना करें। आप अपना एक बेस बुक का निर्धारण करें और उसी को बेस मानते हुए आगे बढ़ें। मेंस के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मेंस में 7 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है लैंग्वेज का, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यदि आपने इसमें अच्छा कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, उसके साथ ही आपको अच्छे पोस्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हिंदी 100 नंबर का रहता है, इंग्लिश आपका 50 और छत्तीसगढ़ी 50 नंबर का रहता है। हिंदी आप अच्छा कीजिए, छत्तीसगढ़ी अच्छा कीजिए। इंग्लिश क्या होता है कि कई लोगों का कमज़ोर होता है थोड़ा सा, जो हिंदी मीडियम से हैं, मतलब तो नॉर्मल स्टूडेंट भी लगभग 20 से 22 नंबर ले आता है इंग्लिश में, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरा भी उसी के आसपास रहता है, 20 नंबर के आसपास, ज़्यादा आता नहीं है इंग्लिश में। तो आप हिंदी अच्छा कीजिए, अपना छत्तीसगढ़ी अच्छा कीजिए। मतलब फर्स्ट पेपर में आप 135, 140 के आसपास लाते हैं तो आपका सिलेक्शन और आपका पोस्ट अच्छा रहेगा। दूसरा ऐसे होता है, ऐसे भी आप लिखिए, लेकिन ऐसे का क्या होता है कि आप कह नहीं सकते कि मैंने इतना अच्छा ऐसे लिखा है तो मुझे इतना अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि वो सारे उस टाइम जो कॉपी चेक करता है उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में मैं नहीं बोलूँगा कि उतना अच्छा किया जा सकता है, लेकिन ये बोलूँगा कि आप अगर अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे नंबर की उम्मीद कर सकते हैं। तीसरे पेपर में आपका हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री, कॉन्स्टी, लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ के इतिहास, ये सारे विषय रहते हैं। तो ये नॉर्मल रहते हैं, प्री से रिलेटेड ही रहते हैं यदि सिर्फ लोक प्रशासन को छोड़ दिया जाए तो, और इसमें एवरेज नंबर ही मिलता है, उतना ज़्यादा स्कोरिंग भी नहीं है। इसके बाद आते हैं चौथे पेपर पे। चौथे पेपर में आपका साइंस है, मैथ्स है और एक व्यवहारिक विज्ञान है, 3 पार्ट हैं। ये बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है, इसमें आप 140, 145, 150 तक स्कोर कर सकते हैं। यदि आपका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स में आप 45 नंबर ले आए, उधर आप साइंस में 55 नंबर ले आए, व्यवहारिक विज्ञान में 55 नंबर ले आए, तो लगभग 140 145 नंबर आपका आ जाता है, और ये सिलेक्शन में आपका बहुत मतलब सहायक होता है। 5वां पेपर में आपका इकोनॉमिक्स आएगा, इंडियन ज्योग्राफी आएगा, तो छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी आएगा। ये पूरा मैप बेस्ड रहता है, थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपको चीज़ों की अच्छी जानकारी हो, तो आप इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। जो 6वां पेपर रहता है वो दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र
और छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के बारे में रहता है। तो छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को तो वैसे भी हम प्री से पढ़ते चले आते हैं। इसमें पढ़ने का ज़रूरत है मुख्य रूप से समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र का आप या तो खुद से नोट्स बना लीजिए कि अपना 8-8 लाइन 10-10 लाइन का तैयार कर लिए, आप उसी को बार बार पढ़िए। आप 10 बुक पढ़ने के बजाय यदि अपना खुद का नोट्स बना के, यदि खुद का शॉर्ट नोट्स बना के बार बार पढ़ते हैं तो आप अन्य की अपेक्षा अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है 7वां पेपर आता है, जो कि आपका जो छत्तीसगढ़ के कानून है, नियम हैं, जो भारत में जो नियम कानून वगैरह बनाए गए हैं, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, भारत के खेल हैं, भारत की शिक्षा प्रणाली है, इस पे पूरा बेस्ड रहता है। और मैं बोलूँगा कि अभी तक का जितने मैं 6 पेपर बोला उसमें सबसे ज़्यादा टफ यही रहता है, क्योंकि ये कहीं से भी हमारे प्रीलिम से थोड़ा जुड़ा नहीं रहता है और हम पहले से इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं रहते हैं, तो इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। और इसमें भी वही लगभग 90-100 के आसपास एवरेज नंबर मिलते हैं, ये उतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। तो मैं टोटली अगर 7 की बात करूं तो सबसे अगर ज़्यादा स्कोर अगर करना है आपको तो पहला, चौथा पेपर, 6वां पेपर, ये 3 को अच्छा मतलब ध्यान में रख के इंसान कोई भी एस्पिरेंट जो है तैयारी करे तो उसको अच्छा नंबर मिलेगा और एक अच्छा पोस्ट का भी वो हकदार होगा। बिल्कुल। इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी चाहिए सर, और आपका कैसा गया था? हाँ, इंटरव्यू का क्या ही, अब इंटरव्यू में क्या होता है कि आपने तो सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ के ही आप यहाँ तक आए हैं। जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हम पढ़ के गए हैं वैसा नहीं पूछेगा, हमारे पर्सनालिटी के बारे में ही केवल पूछेगा, तो ये सोचना हमारा गलत है। इंटरव्यू में आपके सभी पहलुओं को पूछा जाता है। आप जो पढ़ के आए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। यदि इस जो इंटरव्यूअर है उसका मन किया तो आपके बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा, यदि उसका मन किया तो आप मतलब ना तो आपके पढ़ाई के बारे में पूछेगा ना तो आपके बारे में पूछेगा, वो आपके इंटरव्यू किसी और ही वे में लेके चला जाएगा। तो आपको मतलब इंटरव्यू देने के लिए मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कुछ भी पूछे हमको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। चाहे वो हमें किसी भी तरीके से मतलब इरिटेट करने का कोशिश करें, हमको इरिटेट नहीं होना है और उनके जो सवाल हैं उनको अच्छे से जवाब देना है और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। इंटरव्यू का इंटरव्यू आप ऐसे ही दे सकते हैं। मेरा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में उतना अच्छा मार्क्स मुझे नहीं मिला है। मैं 2018 में भी इंटरव्यू दिलाया था, मुझे 65 मार्क्स मिले थे। मैंने अभी 2022 में भी अपना इंटरव्यू दिलाया था, मुझे 60 मार्क्स ही मिले थे। तो मैं कहूँगा कि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं है या फिर नहीं गया। हो सकता है आने वाले समय में मैं इंटरव्यू दूँ तो अच्छा मिले। तो बस मैं यही बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू का आप करेंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा देखते रहिए, आपके आसपास में क्या हो रही हैं, सोशल इश्यूज़ क्या हैं, उन सबको देखते रहिए। और जब मेंस का रिज़ल्ट आता है तो लगभग 10-15 दिन का समय मिलता है, उसमें आप आसानी से इसको कर सकते हैं और आपका तैयार हो जाएगा इंटरव्यू। बिल्कुल सर, इस साल के लिए आपको फिर से ऑल द बेस्ट। हम आपको जल्द ही डिप्टी कलेक्टर की तरह यहाँ आपको फिर से बुलाएंगे एंड चर्चा करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर फिर से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। एक फाइनल मैसेज आपके तरफ से चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको लगता है आपके पूरे तैयारी का सार है, आपके जीवन का सार है, कि भाई इस बात को बस पकड़ के रख लेना, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मैं अभी जो CGPSC है या फिर कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को यह संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में हार मत मानिएगा। परिस्थितियाँ हमेशा आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। कभी क्या होगा कि कभी उतार आएगा आपकी ज़िंदगी में, कभी चढ़ाव आएगा आपकी ज़िंदगी में, तो उनसे डरना नहीं है। अपना पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है और लगातार जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसी क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखिएगा। लगातार पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आपका एक बार में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 बार में सिलेक्शन नहीं हो रहा, 3 बार में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप हार मत मानिएगा, आपका सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। और साथ में मैं स्टूडेंट के जो गार्जियंस हैं, माँ बाप हैं, उनसे भी यह आग्रह करना चाहूँगा, उनको भी मैं यह अपने तरफ से एक सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा सा भरोसा
अपने जो अपने बेटे को आपने यहाँ भेजा, अपने बेटी को यहाँ भेजा है, उन पे कीजिए, ताकि वो उनकी जो वास्तविक योग्यता है, उनका जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य तक पहुँचने में उनको आसानी हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। सर ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमारी एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट ऑफिसर, नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं, हाँ। जो यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो आपके ध्यान में कोई होंगे जिनको आप टैग करना चाहेंगे? एक हैं सर, हमारे साथ ही हैं, नायब तहसीलदार हैं, उनका नाम पारस शर्मा है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो भी अपना इंटरव्यू आके यहाँ पे दें, और उनके लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल रहा है, और वो अपने स्ट्रगल को, अपने तैयारी को, मतलब अपने तैयारी उन्होंने अपने स्ट्रगल के साथ कैसे की, उसको अपने शब्दों में शेयर करें। मैं उनसे ये चाहूँगा। पारस सर, आपको मेंटर्स ज्ञान की टीम फिर से इनवाइट करती है। अब आप 2 बार टैग हो चुके हैं यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपके लिए कि आप अपना जो स्टोरी है वो शेयर करें। एंड जल्द ही मिलते हैं सर आपसे। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू।